जी मैम हो रही नो मैम अभी भी नहीं हो रही। नहीं हो, अब हो रही है आपकी साइड पे, थोड़ी देर तक हो जी जाएगी। मैम हो रही है शो। चलें ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं असल में यहीं पर ही स्क्रीन शेयरिंग भी कर रही थी और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती थी तो शेयरिंग ऑफ हो जाती थी। अब मैंने दूसरी साइड से शेयरिंग की हुई है आप लोगों के साथ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल रिसर्च का इंट्रोडक्शन, कि बेसिकली जो रिसर्च है वो होती क्या है। रिसर्च जो है सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा से हासिल होने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी 3 तरह के ये काम हो रहे होते हैं कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम जो भी हमारी है हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर जो भी हमें डाटा मिल जाता है हम उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को के जो सॉल्यूशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी सिंपल एक डेफिनेशन आपके सामने भी शो हो रही है। रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। उसके अलावा सिंपल वर्ड्स में रिसर्च जो है अगर हम उर्दू में देखें तो तहकीक को कहते हैं, किसी भी चीज़ की खोज को कहते हैं। ठीक है, या किसी सर्च की हुई चीज़ को अगेन हम मज़ीद अगेन उसके बारे में कुछ सर्च करने जा रहे हैं, उसे भी रिसर्च कहते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, ठीक है, या यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, पहले से किया हुआ कोई काम आप उसको मज़ीद न्यू वे में यूज़ करने जा रहे हैं, वो चीज़ कहलाती है रिसर्च। ठीक है, अब थोड़ा सा इशू होगा कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही होगी ज्वाइन करने की और वो इधर है तो शायद मुझे पता ना चल सके स्टूडेंट्स ने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब रिसर्च में क्या है, it is a process used to it is a process of step used to collect data and information या creation of new knowledge या use of existing knowledge in a new situations। ठीक है, ये मैं डिफरेंट टर्म्स में रिसर्च की डेफिनेशंस आप लोगों को बता रही हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज़ अब आज से मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं, आप लोग 8 बजे का मतलब है 8 बजे आया करें। प्रॉब्लम होती है हमें एक ही पर्सन को पढ़ाना होता है और एक ही को हैंडल करना होता है स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना, तो आप लोग 8 बजे पूरे आ जाया करें। उसके बाद मैं बार बार जाकर नहीं आप लोगों को वहाँ पर करूँगी, अब मैं दरमियान में डिस्टर्ब हो रही हूँ। अच्छा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिसर्च कहलाती है। उसके अलावा किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है उसको हम मज़ीद न्यू और क्रिएटिव वे में कैसे यूज़ करेंगे, ये जो हमारी थिंकिंग है ये भी रिसर्च कहलाती है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। ये मैं कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रही हूँ जो रिसर्च के हवाले से सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ इंक्वायरी, इट इज़ या सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं आप लोग। उसके अलावा सिंपली वही प्रोसेस जिसमें आप करते हैं रिसर्च को, कलेक्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करके और फिर उसका एनालिसिस करते हैं और फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि रिसर्च को एक सेंटेंस में या कुछ सिंगल वर्ड में आप करें तो सिंपली जो रिसर्च है वो सिंपल वर्ड्स में सर्चिंग ही कहलाती है किसी भी चीज़ की, या इंक्वायरी कह सकते हैं इसे। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कह सकते हैं। जी हम रिसर्च को साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं ना? जी बिल्कुल, साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये साइंटिफिक स्टडी भी कहलाती है किसी भी प्रॉब्लम की। ठीक है, और सिंपल वर्ड में एक्सपेरिमेंटेशन कह सकते हैं, डिस्कवरी कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं,
और एप्लीकेशन कह सकते हैं या रिवीजन कह सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट की रिवीजन, ठीक है, वो रिसर्च कहलाती है। जैसे आपको पता चल रहा है कि रिसर्च 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, री और सर्च। री मीन्स सर्च एंड री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स सर्च करना, यानी किसी भी चीज़ को अगेन सर्च करना रिसर्च कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्लाइड्स में आपके सामने 3 स्टेप्स दिखाए हुए हैं कि जनरल लेवल पे जो रिसर्च होते हैं ना, उसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो ये 3 होते हैं, ठीक है। अब आगे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, उनके डिफरेंट स्टेप्स या डिफरेंट वो बताए होते हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7 हैं, लेकिन वही सारे स्टेप्स जो होते हैं वो इन 3 स्टेप्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने 3 पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। एक है जिसमें एक जो है इमेज है वो क्वेश्चन के साथ थिंक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें पहला स्टेप ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को, पोज अ क्वेश्चन, यानी आपने जो कोई भी किसी भी हवाले से रिसर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, या क्वेश्चन का जो है जो थीम है वो कितना ब्रॉड है, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन किसी भी रिसर्च टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए आपके पास टॉपिक का होना ज़रूरी है, आपके पास प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है, आपके पास एक क्वेश्चन का होना ज़रूरी है। कोई सवाल आपके माइंड में पैदा होता है तो आप उससे रिलेटेड सर्च करने जाते हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट जो स्टेप वो बताना चाह रहे हैं, जो बहुत बेसिक स्टेप है इसमें, ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना लाजमी, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है और आपने उससे रिलेटेड क्या मतलब करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला जो पिक्चर है वो एक पहला स्टेप पोज ए क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड है डाटा कलेक्शन। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन कि ये आपका प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, या उस क्वेश्चन के जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं वो सारे आप सर्च करते हैं, तो वो कहलाती है डाटा कलेक्शन। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है बेसिकली वो होता है आंसर करना, ठीक है। अब जो आपने जितना भी डाटा कलेक्शन की है, एक से ज़्यादा आपको वेज मिले हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जो उसमें से बेस्ट वन होगा वो आपका आंसर या वो आपका रिज़ल्ट कहलाएगा। तो थर्ड जो है वो सिंपली आपने बेस्ट सूटेबल जो आपका आंसर है, बेस्ट सूटेबल जो आपके रिज़ल्ट्स हैं, वो आपका जो है सिंपली रिसर्च का आंसर कहलाएगा, या उस क्वेश्चन का आंसर जिससे रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट करते रहे हैं। ये बेसिक स्टेप्स हैं, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं जिन्हें आपने माइंड में रखना है। इन्हीं 3 बेसिक स्टेप्स को लेकर आगे पूरी रिसर्च इन्हीं 3 पर जो है वर्क कर रही होती है। मैम जी। ये जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले ऐसे जैसे फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस, एंड फोर्थ इज इवैल्यूएशन। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने आपको यही बताया कि अब आपने 4 जी। स्टेप्स, अब आपने जिस तरह एक रिसर्च के 4 स्टेप्स बताए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन जो बेसिकली काम हो रहा होता है वो यही हो रहा होता है जो ये 3 बेसिक स्टेप्स में बताया गया है कि सिंपली एक आपके पास प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट करते हैं और देन फिर आप उसका बेस्ट आंसर फाइंड कर लेते हैं। बाकी मैम जी एक क्वेश्चन है जी मैम, जैसे हमने लास्ट पेपर दिया था जब लेक्चरशिप में एजुकेशन का, जी जी तो उसमें सबसे पहले ये था कि रिसर्च करते वक्त हमने मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए, बिल्कुल तो उसका लेकिन करेक्ट आंसर हाइपोथेसिस था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने, जैसे मैंने भी ऑब्जर्वेशन लगा दिया था, तो इसका ये कौन सा, प्लीज जरा रिसर्च मैम की कंफ्यूजन जोन सी है ये ठीक कर दे। रिसर्च की मैम टाइप्स ये होती हैं। कंफ्यूजन जोन सी है ना। हाँ हाँ सुने अबीरा, रिसर्च जी की जी टाइप्स होती हैं काफ़ी, ठीक है। उन टाइप्स के हिसाब से हमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना होता है। हर जिस तरह हर टाइप्स या हर मेथड्स के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि अगर आपकी रिसर्च ये है, सिंपल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है,
तो आप उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो टूल है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, ठीक है, या क्वेश्चनर फॉर्म हो गया। अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल है तो आप उसमें किसी भी किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, चाहे वो लैब में होगी चाहे वो फील्ड में होगी, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स शामिल होंगे, तो ये उस पे होता है। और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हमेशा हाइपोथेसिस की बेस पर होते हैं। हमने कोई मफरूज़ा रखना होता है, फिर उसके बाद हम हल करते हैं। इस तरह मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि एक्स्ट्रा वेरिएबल आपने शामिल करना है, तो आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं एक्स, ठीक है, तो वो जो अजम्पशन है वही इसी टाइप की चीज़ रिसर्च में हाइपोथेसिस कहलाती है। तो वो रिसर्च की जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो तब आपको क्लियर होगा कि हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। बहुत से टूल्स हैं जो कि बहुत सी टाइप्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, थैंक यू। रिगार्डिंग हम इससे बोलेंगे कि वैसे तो वहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन था ना, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिसर्च, फिर अगर इस तरह सिंपल आए फिर हम हाइपोथेसिस करेंगे। लुबना आपकी बात नहीं क्लियर हुई, मुझे शोर भी ज़्यादा है आपकी तरफ। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अगर सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए जी कि जी इंस्ट्रूमेंट फॉर रिसर्च टाइप्स वगैरह ना डिस्कस की गई हो, तो फिर हम सिंपल किस पे करेंगे, हाइपोथेसिस पे करेंगे? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं, आप या तो स्टेटमेंट क्लियर मेरे सामने करें कि कौन सी स्टेटमेंट थी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं कि सिंपली आपसे इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत हैं। अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ हाइपोथेसिस तो नहीं है। स्टेटमेंट क्लियर हो। ओके, मुझे हाँ जी, भी क्लियर हो गया। जी जी। अच्छा जी, आगे हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च के बारे में कि रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो रिसर्च की जो इम्पोर्टेंस है वो सिंपल, हम सिर्फ हम अपना थोड़ा सा रिसर्च की कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस करने के लिए ये जो शुरू की बेसिक स्लाइड्स हैं ये ऐड की गई हैं। तो रिसर्च की जो इम्पोर्टेंस है वो सिंपल क्या है कि सबसे पहले हम कुछ न्यू सॉल्यूशंस और रिजल्ट्स को डिस्कवर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। यानी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स आपके पास मौजूद हैं किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड। रिसर्च में 3-4 वर्ड्स हैं, एक ही चीज़ को वो करते हैं, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, इशू, टॉपिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके उस क्वेश्चन को या प्रॉब्लम के लिए ही यूज़ हो रहे होते हैं, ये सारे वर्ड्स जिसको लेकर आप आगे रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। और रिसर्च नाम से मैंने बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना कि पहले से जो सर्च हुई हुई चीज़ को हम अगेन सर्च करने जा रहे हैं, तो इसी वजह से एग्जिस्टिंग का वर्ड बार बार यूज़ होगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो है मटेरियल का वर्ड बार बार यूज़ होगा, तो एग्जिस्टिंग जो है उसका आपने एग्जिस्टिंग मींस कि पहले से जो मटेरियल आपके सामने सर्च हुआ है, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, एग्जिस्टिंग। अब ट्रीटमेंट का वर्ड यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, वो यूज़ एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट इसलिए कह रहे हैं कि हम जब अपने टॉपिक को प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा मसला है, इसका हमने ट्रीटमेंट फाइंड करना है। तो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स यानी पहले से मौजूद आपके पास जो भी उसके वेज़ या मेथड्स हैं, उनमें से सबसे बेस्ट वाले वे को सिलेक्ट करना रिसर्च कहलाता है, ठीक है। तो रिसर्च इसीलिए इम्पोर्टेंस रखती है कि हमें न्यू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके देती है, ठीक है, इन द बेस्ट पॉसिबल वेज़। नेक्स्ट है रिसर्च एड्स टू आवर नॉलेज, यानी हमारे जो नॉलेज में इजाफे का भी बाइस बनती है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जाहिर सी बात है कि एक रिसर्च हुई हुई है टॉपिक पर और आप उसको अब देखें, स्टूडेंट्स का इस टाइम तक ज्वाइन करने से आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे भी हो रही है, मेरे लिए भी बात कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग कल से मैं 8-5 तक वेट करूँगी, उसके बाद जो स्टूडेंट नहीं होगा तो उसे मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करूँगी क्लास में। रिसर्च एड्स टू आवर नॉलेज हमारे नॉलेज में मज़ीद इजाफा करती है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कभी भी रिसर्च हम करते हैं तो जो ऑलरेडी रिसर्च हुई हुई है सेम उसी पैटर्न पे नहीं करते, सेम वही। अच्छा, वॉइस इशू सबको आ रहा है? नो मैम, क्लियर है मैम। ओके, ये जिन्होंने भी मैसेज किया है वॉइस क्लियर है, आपकी साइड पे नेट इशू है। तो रिसर्च हमारे नॉलेज में इजाफा करती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल रिजल्ट्स, जाहिर सी बात है जब हमारे एग्जिस्टिंग जो भी वो रिजल्ट्स आए हैं,
होते हैं प्रीवियस स्टडीज़ के जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं, हम सेम उसी रिज़ल्ट को फाइंड करने के लिए रिसर्च नहीं करते। ये भी अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि रिसर्च हम करते हैं तो हमेशा गैप फाइंड करते हैं पहले से की हुई जो स्टडी है उसमें और जो अब हम करने जा रहे हैं उनके दरमियान जो भी गैप है, जो भी कमी है, अब हम उस कमी को फाइंड करने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें एडिशनल रिज़ल्ट्स ही मिलते हैं, क्योंकि हम एक एडिशनल जो है पॉइंट उसको उठाकर मज़ीद आगे इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। रिसर्च इम्प्रूव्स प्रैक्टिसेस, इसमें सिंपल ये है कि रिसर्च जो होती है कि वो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम एजुकेशनल साइड पे करिकुलम के हवाले से हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो जो भी हमारी करिकुलम की प्रैक्टिस है या जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हेल्प आउट करती है। हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं उसको यानी जो करिकुलम डेवलपर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनको हेल्प आउट करती है। वो रिसर्च स्टडी करने के बाद जो भी स्टडी मटेरियल है उसको स्टडी करने के बाद इस फैसले पे पहुंचते हैं कि ये कमी है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, तो हमने करिकुलम को इस हिसाब से डेवलप करना है। तो इसलिए ये हमारी प्रैक्टिसेस या हमारे वर्क को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती है। इट हेल्प्स प्रैक्टिशनर्स, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, अब प्रैक्टिशनर्स में भी आप सेम वही एग्जांपल लगा लें कि आपके जो हो गए रिसर्च वर्कर्स हो गए या एजुकेशनल जो अथॉरिटीज़ हो गई हैं, पॉलिसी मेकर्स हो गए हैं, ये उन सब को हेल्प आउट करती है। सेम थर्ड स्टेटमेंट भी वही है, ये लास्ट 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये एक ही बात को डिफरेंट वेज़ में आपको कन्वे कर रही हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, प्रैक्टिशनर्स को हेल्प आउट करती है और प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। एक अच्छी रिसर्च की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या होती हैं आपके सामने। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन जब एमसीक्यूज़ में आती हैं, अगर आपने इसको कॉन्सेप्चुअली स्टडी ना किया हो तो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है कि रिसर्च जो है बेस्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च इज़, ठीक है। आगे ऑप्शंस दे दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एम्पेरिकल आ जाता है, आपके सामने सिंपल आ जाता है, आपके सामने ईजी आ जाता है, आपके सामने डिफ़िकल्ट आ जाता है। तो अब आप ने अगर ये चीज़ें स्टडी नहीं की तो आप हर एक की अपनी थिंकिंग होती है। कोई रिसर्च को डिफ़िकल्ट समझकर उस ऑप्शन को टिक कर देगा कि रिसर्च इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। किसी को इजी लगती है वो इजी कर देगा, लेकिन जबकि साइंटिफिकली अगर स्टडी नहीं किया करैक्टरिस्टिक को तो माइंड में किसी के भी नहीं आएगा एम्पिरिकल, ठीक है। तो वो इस तरह ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स में सबसे जो हैं वो हैं एम्पिरिकल, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्प्लॉयज़ हाइपोथेसिस, एनालिटिकल, ऑब्जेक्टिव, अनबाइज्ड, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल मेथड्स एम्प्लॉय होते हैं इस पे। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। एम्पेरिकल क्या है? डिटेल नोट्स आप लोगों को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। डिटेल नोट्स अलग से मौजूद हैं, कभी आप ये समझें कि ये जस्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सिर्फ आपको शो कराने के लिए। तो एम्पेरिकल क्या होता है? एम्पेरिकल होता है कि आप किसी भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट की बेस पर कोई भी आप मतलब थ्योरी डेवलप करना, ठीक है। एम्पेरिकल यानी अगर उर्दू में देखें तजुर्बाती नोयत के, ठीक है। जो रिसर्च होती है वो एम्पेरिकल होती है, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। इस पर बेस करती है। सिस्टमैटिक होती है, यानी एक ऑर्डर और सीक्वेंशियल प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही होती है। कंट्रोल्ड होती है, यानी इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन जो कुछ भी वो रिसर्चर के कंट्रोल में होती हैं सिचुएशंस, वो उसको उस पर फुली कंट्रोल, जाहिर सी बात है रिसर्चर इस चीज़ को हैंडल कर रहा है तो रिसर्चर इसे फुली कंट्रोल में रखता है। उसके अलावा इट इम्प्लॉयज़ हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस में हम हमेशा जो अपने मफरूज़ात हैं हम तब कायम करते हैं जब हमें किसी वे में जाना हो और हमें वे नज़र ना आ रहा हो, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी जो हाइपोथेसिस होते हैं ये हमें हमारा जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको उसमें हमें गाइड प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमने इस तरीके से करना है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने इस साइड पे जाके इस साइड के लोगों से डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है। तो उस फ़र्ज़ करने वाली जो चीज़ है वो एक हाइपोथेसिस होती है जो एक किस्म की आपकी स्टडी को डायरेक्शन दे रही होती है, ठीक है। एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल इस तरह होता है कि इसमें हमने जो भी डाटा फाइंड कर लिया है हम उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू हम डाटा का एनालिसिस करते हैं
ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मींस सिंपली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ऑब्जेक्टिव जो टर्म है वो रेफ़र करती है कि टू दी पॉइंट चीज़ को, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जो चीज़ आप फाइंड करने जा रहे हैं जस्ट उसी से ही रिलेटेड होती है, ठीक है। कोई बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ें और एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह को भी देखा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आपका प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड स्टडी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। और अगर आपकी स्टडी ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो कभी भी एक अच्छी रिसर्च नहीं कहलाएगी, ठीक है। अनबाइज्ड होती है, यानी किसी किस्म का जो रिसर्चर होता है उसके मूड्स पर डिपेंड नहीं करती या उसकी मतलब अपनी मर्ज़ी के वो रिज़ल्ट्स में रद्दोबदल नहीं करता। एक अच्छी रिसर्च वही होती है कि जो आपके ऑनेस्ट रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उन्हें ही उन रिज़ल्ट्स को वो करे, यानी सामने लाए कि यही रिज़ल्ट्स आपकी स्टडी के फाइंड हुए हैं, तो वो रिसर्च अनबाइज्ड कहलाएगी। एंड लॉजिकल होती है, जाहिर सी बात है, एक सिस्टमेटिक वे में हुई होती है, तो लॉजिकली तमाम फाइंडिंग्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। इट एम्प्लॉयज़ क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जो भी डाटा आप यहाँ पर हासिल करते हैं उसको आप क्वांटिटेटिवली, ठीक है, न्यूमेरिक्स फॉर्म में आप उसके रिजल्ट्स को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मेंशन करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं उसके थ्रू आप एक सिंपल डाटा को, सिंपल फैक्ट्स को आप फिगर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो जितना भी काम है ये इसीलिए इसे साइंटिफिक स्टडी भी कहा जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है कि उस एक अच्छी रिसर्च में ये तमाम क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। अगर ये मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि रिसर्च आपकी एक अच्छी रिसर्च या एक अच्छी स्टडी नहीं है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि कुछ एथिकल इश्यूज़ जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हुए हमें इखलाकी तौर पे जिन बातों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले रिस्पेक्ट द साइट। साइट मींस वो जगह जहाँ पर आप रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उस जगह का एहतराम आपके लिए लाजमी है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्कूल में रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको स्कूल के जो डिसिप्लिन है उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि रिसर्च करने आप जा रहे हैं लेकिन अपने साथ पूरी एक टीम लेकर जाएं जिससे स्कूल का जो है सारा डिसिप्लिन जो है ख़राब हो और स्कूल के अंदर मौजूद टीचर्स और प्रिंसिपल वो सब डिस्टर्ब हो रहे हों, ठीक है। व्यूइंग वन सेल्फ एज अ गेस्ट, ख़ुद को एज अ गेस्ट वहाँ पर कंसीडर करें, ना कि एज अ अथॉरिटी, ठीक है। जब आप रिसर्चर होते हैं तो आप रिसर्चर ही होते हैं, तब आप ऐसे नहीं होते फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप डीओ की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और आप एक स्कूल में चले जाएं अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए और साथ जाके कहें कि जी मैं ये रिसर्च भी करनी है मैंने आपके उसमें तो स्कूल में, तो वहाँ पर यानी कि इसका मतलब ये कि आप अथॉरिटेटिव वे में रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, जबकि एथिकली आप वहाँ पर गेस्ट हैं क्योंकि आप अपने पर्सनल वर्क के लिए जा रहे हैं, तो ख़ुद को एज अ गेस्ट कंसीडर करें। मिनिमल डिसरप्शन, कम से कम मुदाखलत करें स्कूल के टाइम टेबल और डिसिप्लिन के हिसाब से, ठीक है। और अमाउंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम, सबसे पहले जो एथिकली है आपको रिटर्न परमिशन लेकर जाना चाहिए, इजाज़तनामा लेकर के आप क्या स्कूल में आ सकते हैं, आपका मकसद ये है आने का। अगर आपको अलाउ कर दिया जाता है और टाइमिंग दे दी जाती है कि आप जस्ट इस टाइम से इस टाइम तक कर सकते हैं अपना काम, ताकि उनका भी टाइम टेबल ख़राब ना हो, तो फिर आप क्या करें, आप उसी टाइम में ही का ही ख्याल रखें, एज अ गेस्ट जाएं, ठीक है। उसी टाइमिंग का ख्याल रखें कम से कम, ताकि डिसरप्शन हो वहाँ पर, और जो इंस्ट्रक्शनल टाइम आपको अलॉट किया गया है उसी टाइम में आप वो काम कंप्लीट करें अपना। अगर आपका काम इनकम्प्लीट रह गया तो आप उस काम को वहीं स्किप कर दें और उसके बाद नेक्स्ट अगेन परमिशन लेकर नेक्स्ट टाइम डिसाइड करके फिर आएँ, ठीक है। वाया प्रोजेक्ट में नोट बी अप्रूव्ड, एक अच्छा प्रोजेक्ट या एक अच्छी रिसर्च स्टडी क्यों नहीं अप्रूव होती, क्योंकि हम ऊपर बताई हुई तमाम एथिकल जो चीज़ें हैं उनका ख्याल नहीं रखते, इसलिए एक अप्रूवेबल प्रोजेक्ट वो कभी भी नहीं कहलाता, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए
कि जो रिसर्चर है वो किसी भी साइट में एज अ गेस्ट खुद को कंसीडर करे और कम से कम डिसरप्शन क्रिएट करे और जो भी इंस्ट्रक्शनल टाइम अलॉट किया गया है वो उसको मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करे। ठीक है, ये MCQs के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये सिंपली ऐसे भी हो सकता है कि वाया प्रोजेक्ट में नॉट बी अप्रूव्ड और उसके बाद आपको ऑप्शंस के तौर पर डिफरेंट ऑप्शंस देकर इनमें से ऊपर वाली 4 में से कोई सी एक आपको दे भी सकते हैं। तो आपने ये अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक कर जाएगा कि अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम से क्या मुराद है इनका। ठीक है, और वीविंग वन सेल्फ एज अ गेस्ट से क्या मतलब है इनका, तो आप इनकी स्टेटमेंट्स को फ़ौरन समझ जाएंगे। नेक्स्ट है 6 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च में जो हमने अभी बेसिकली 3 स्टेप्स को स्टडी किया था रिसर्च में। अच्छा, उससे पहले मैं ये जो रिकॉर्डिंग हुई है इसको मैं यहीं पर स्टॉप करके नेक्स्ट टाइम लगा रही हूँ, ज़्यादा मैं हैवी फाइल ना हो जाए।